हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ पैथोलॉजी। हम जनरल पैथोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे हैं नियोप्लेजिया विच इज चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम दी मीडियम रॉबिन्स या बेसिक रॉबिन्स जिसे हम कहते हैं। और इस चैप्टर की ये आउटलाइन थी। इसमें से एक वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, वेयर वी डिस्कस द नॉमेनक्लेचर ऑफ कैंसर्स। नियोप्लेजिया की डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो सब हमने डिस्कस कर ली हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ओके, लास्ट टाइम हमने इसको हल्का सा टच किया था, सिर्फ डिफाइन किया था कि व्हाट आर बिनाइन ट्यूमर्स एंड व्हाट आर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। और बात हमारी ये हुई थी कि वो जो लोकलाइज्ड हैं, जो एक ही जगह पर कन्फाइंड हैं सेल ग्रोथ, उसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। और ऐसे ट्यूमर्स जो अपने प्राइमरी ओरिजिन वाले टिश्यू से निकलकर इधर उधर साइड वाले टिश्यूज में या कहीं दूर जाके भी सेटल हो जाते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। आज बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। So this is the heading that we have to cover today, characteristics of benign and malignant neoplasms. Okay, तो basically benign और malignant जो neoplasms हैं उसमें there are three fundamental differences और वो तीनों differences हम one by one discuss करेंगे। So there are three fundamental features by which most benign and malignant tumors can be distinguished। यानी अगर आप एक differentiating column बनाएं, so जैसे स्कूल लाइफ में करते थे या कॉलेज लाइफ में कि कॉलम इस तरह बना दिया, एक तरफ हमने लिख दिया benign neoplasia और दूसरी तरफ हमने लिख दिया malignant neoplasia। So इनके differences, there are basically three differences, 1, 2 and 3, and these three we will discuss one by one obviously। और वो तीन differences हैं क्या, उनके नाम क्या क्या हैं। पहला difference है differentiation and anaplasia, और अभी ये मैं समझाऊंगा obviously। आप देखें यहाँ पे एक heading भी लगी हुई है differentiation and anaplasia की। So we will discuss in detail कि what do we mean by differentiation and anaplasia। But this is number one difference between what? Between benign and malignant tumors. Okay, the second difference is local invasion. This is difference number 2, and the third difference is डिस्टेंट, यानी ये तो लोकल इन्वेजन था, ये होगा डिस्टेंट इन्वेजन जिसको हम नाम देते हैं मेटास्टेसिस, एंड दिस इज डिफरेंस नंबर 3। तो बिनाइन और मैलिग्नेंट जो ट्यूमर्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में देयर आर 3 मेजर डिफरेंसेस। अगर ये 3 डिफरेंसेस एक पर्टिकुलर तरह से होंगे तो हम कहेंगे दीज आर बिनाइन ट्यूमर्स, और अगर ये 3 डिफरेंसेस एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को शो करेंगे तो हम कहेंगे दीज आर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। और वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्वियसली वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। Okay, now in general, rapid growth also signifies malignancy, but many malignant tumors grow very slowly, and as a result, growth rate is not a reliable discriminator between good and bad actors। अक्सर लोग ये समझते हैं, many students, कि जो malignant tumors हैं वो ज़्यादा rapidly grow करते हैं, and therefore they think कि जो growth rate है उसकी basis पर भी हम benign और malignant tumors को differentiate कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। So growth rate is not a good indicator to differentiate between benign and malignant neoplasms. Okay, nothing is more important to the patient with a tumor than being told it is benign। Now, हमने पिछली वीडियो में एक बात डिस्कस की थी कि कैंसर की जब हम न्यूज़ ब्रेक करते हैं, when we tell somebody that God forbid you are suffering from neoplasia, so it's a very very emotionally challenging news। और अगर किसी को ये पता चल जाए कि उसे कैंसर है तो obviously वो initially diagnostic procedure से गुजरता है, उस बंदे की बायोप्सी होती है और डायग्नोसिस बनाई जाती है कि कौन सा कैंसर है, किस तरह का कैंसर है। और अगर बायोप्सी की रिपोर्ट में ये चीज़ आती है कि दिस इज़ अ बिनाइन कैंसर, सो आई मीन दैट्स द बेस्ट थिंग अ कैंसर पेशेंट कैन एवर लिसन। अगर किसी को कैंसर हो ही गया है तो अगर बिनाइन कैंसर हो जाए तो इट्स बेटर फॉर द पेशेंट, क्योंकि अगर मैलिग्नेंट कैंसर हुआ सो दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस। बिकॉज मैलिग्नेंट कैंसर अगर से फॉर एग्जांपल दिस इज द पर्सन एंड इसके फीमेल अगर ये है एंड देयर इज अ ब्रेस्ट ट्यूमर फॉर एग्जांपल और ये मैलिग्नेंट है, तो मैलिग्नेंट ब्रेस्ट ट्यूमर का मतलब ये है कि ब्रेस्ट में तो कैंसर है ही लेकिन सेल्स मेटास्टेसाइज कर गए हैं इधर उधर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। सो दिस बिकम्स नाउ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। ओके, सो दैट्स द बेस्ट थिंग अ कैंसर पेशेंट कैन एवर
देयर इट इज बिनाइन, अगर डॉक्टर उसको बताए कि जी बिनाइन ट्यूमर है आपको, ऐसा गुड न्यूज, सर्जरी से ये यूजुअली ट्रीट हो जाता है. Although some neoplasm defy easy characterization, in most instances the determination of benign versus malignant is made with remarkable accuracy using long established clinical and anatomic criteria. Now sometimes it becomes difficult to label if one tumor is benign or malignant, but in most of the cases, I would say in more than 99% of the cases, we are pretty sure if the cancer is benign or malignant. So dividing tumors into benign and malignant is the first step towards the diagnosis, because benign tumors की management line अलग है और malignant tumors की management line अलग है. The therapeutic approaches and the diagnostic approaches, they are all different for benign and malignant. So benign is a good news because it is well circumcised, एक ही जगह पे होगा, localized होगा, distant metastasis नहीं हुई होगी. So I mean that's a good tumor to treat. But if it's a malignant tumor, that's a bad news for the patient. Okay, so the good thing is that we are able to actually distinguish between benign and malignant in more than 99% of the cases. Okay, मैंने आपको बताया कि between benign and malignant neoplasms there are 3 characteristic features जो differentiate करेंगे if the tumor is benign or malignant, and the first characteristic feature was differentiation and anaplasia. So characteristic number 1 जो कि distinguishing feature है between benign and malignant tumors, आइए इसको डिस्कस करते हैं. Differentiation refers to the extent to which neoplasms resemble their parenchymal cells of origin, both morphologically and functionally, and lack of differentiation is known as anaplasia. अब मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ because this is an important concept to grab. और ये कॉन्सेप्ट अगर स्टार्ट में ही समझ में नहीं आया तो आगे पूरा चैप्टर बड़ा तंग करेगा. मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझाया था, बट यहाँ थोड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं. नाउ सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर. ओके, सो आवर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट एट द मोमेंट इज फॉर डिस्कशन पर्पसेस ब्रेस्ट कैंसर. अगर ब्रेस्ट कैंसर का कोई पेशेंट है और उसके ब्रेस्ट में ट्यूमर को जब हम स्टडी करते हैं, सो जो ट्यूमर सेल्स दिखते हैं माइक्रोस्कोप में, इफ द पैथोलॉजिस्ट इज एबल टू टेल कि यार ये जो सेल्स मुझे दिख रहे हैं ये हैं तो ट्यूमर सेल्स, बट दे हैव द मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट सेल्स. सो ब्रेस्ट के जो मायोएपिथेलियल सेल्स हैं इनकी मॉर्फोलॉजी अभी तक उन्हीं सेल्स की तरह है, जिसका मतलब ये हुआ कि दे स्टिल रिजेंबल देयर प्राइमरी टिश्यू. देखें यहां क्या लाइन लिखी हुई है, डिफरेंशिएशन रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द नियोप्लाज्म रिजेंबल देयर पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ ओरिजिन. इस केस में सेल ऑफ ओरिजिन क्या है, ब्रेस्ट टिश्यू. तो अगर ट्यूमर को देखकर नंबर 1 ये पता चल रहा है कि यस इट इज ट्यूमर, क्योंकि इस सेल में ट्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इसका साइज बढ़ गया होगा, इसका साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियर रेशियो बढ़ गया होगा, इसमें इंक्रीज माइटोटिक अपैरेटस नजर. सो दीज आर लुकिंग लाइक ट्यूमर सेल्स बट दे आर स्टिल लुकिंग लाइक ब्रेस्ट सेल्स. ओके, अच्छा एक कैटेगरी ये एक एक्सट्रीम है जिसमें आप ट्यूमर सेल्स को देख के पहचान सकते हैं कि दीज ट्यूमर सेल्स रिजेंबल द प्राइमरी ओरिजिनल टिश्यू. दूसरी एक्सट्रीम ये है कि सेल्स इस शेप के हो गए हैं अब कि इनको जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो पैथोलॉजिस्ट को ये सेल्स देख के पता नहीं चलता कि इफ दे बिलोंग टू ब्रेस्ट और एनी अदर टिश्यू, विच मीन्स कि ये जो सेल्स हैं ये ट्यूमर सेल्स तो हैं लेकिन इनकी आइडेंटिफिकेशन टू देयर ओरिजिनल टिश्यू अब वो लूज हो चुकी है, अब वो पहचाने नहीं जा रहे. तो ये 2 एक्सट्रीम्स हैं. इस तरह के सेल्स जो अपने ओरिजिनल टिश्यू जैसे होते हैं इनको हम नाम देते हैं, गौर से सुनिएगा, दीज आर कॉल्ड वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स. ठीक है, व्हाट आर दे कॉल्ड, वेल डिफरेंशिएटेड, क्योंकि इनको देखकर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये इनका प्राइमरी ओरिजिनल टिश्यू क्या था. सो दे आर वेल डिफरेंशिएटेड. अच्छा, इनको हम देख के नहीं बता सकते, सो इनके लिए वर्ड यूज करते हैं पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स, क्योंकि इनको देख के आप ये नहीं बता सकते कि ये कौन से टिश्यू से बिलोंग करते हैं, यानी इनका जो डिफरेंशिएशन है टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनल टिश्यू इट्स वेरी पुअर. सो दिस इज पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर. वेल डिफरेंशिएटेड जिसमें ओरिजिनल टिश्यू का पता चलता है, दे आर स्टिल लाइक द ओरिजिनल टिश्यू, एंड पुअरली डिफरेंशिएटेड दे आर नॉट लाइक द ओरिजिनल टिश्यू. इनके बीच की फिर एक फॉर्म होती है विच इज कॉल्ड मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, जिसमें कुछ सेल्स को देख के पता लगता है कि दे बिलोंग टू द ओरिजिनल टिश्यू और कुछ सेल्स को देख के बिल्कुल
बिल्कुल नहीं पता लगता। अब ये जो पुअरली डिफरेंशिएटेड एक्सट्रीम है, जिसमें सेल्स की शक्ल बिल्कुल बिगड़ चुकी है और वो अपने ओरिजिनल टिश्यू जैसे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, इसके लिए एक नाम और यूज करते हैं, दे आर नोन एज एनाप्लेजिया। सो द प्रॉपर्टी ऑफ एनाप्लेजिया मीन्स, अब जरा इसको पढ़ें, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एनाप्लेजिया। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन खत्म हो गई ना, दीज आर पुअरली डिफरेंशिएटेड, विच मीन्स दिस इज कॉल्ड एनाप्लेजिया। तो जब कभी वर्ड एनाप्लेजिया यूज होगा, इसका मतलब यह है कि पैथोलॉजिस्ट किसी ऐसे ट्यूमर को देख रहा है जिसको देख के उसके ओरिजिनल टिश्यू का पता नहीं चल रहा। पैथोलॉजिस्ट किसी ऐसे ट्यूमर को देख रहा है जो कि अपनी शेप बिल्कुल चेंज कर चुका है, जो बिल्कुल बिजार हो चुका है, जो बिल्कुल बिगड़ चुका है। ऐसे ट्यूमर को हम नाम देते हैं एनाप्लास्टिक ट्यूमर, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एनाप्लेजिया। तो अगर किसी टिश्यू में एनाप्लेजिया हो, यानी उसका ओरिजिनल टिश्यू आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैलिग्नेंट टिश्यू। सो बिनाइन और मैलिग्नेंट में एक मेजर फर्क ये है, डिफरेंशिएशन और एनाप्लेजिया का, कि जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं वो यूजुअली वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो यूजुअली पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं एंड दे आर एनाप्लास्टिक। समझ में आ गई बात? तो एनाप्लेजिया अगर होगा तो इट्स अ साइन ऑफ मैलिग्नेंसी। इन जनरल, benign neoplasms are composed of well differentiated cells that closely resemble their normal counterparts. A lipoma is made up of mature fat cells, और आप lipoma को देख के बता सकते हैं कि it contains the fat cells. Now since you can tell कि it is made up of fat cells, it is well differentiated. Okay, similarly you tell any other name and it will contain the original cells which are identifiable if it's a benign tumor. So for example, chondroma is made up of mature cartilage, और आप उसको देख के बता सकते हैं कि there are cartilage cells. So if you can identify cartilage, this is well differentiated. Okay, now by contrast, while malignant neoplasms exhibit a wide range of parenchymal cell differentiation, most exhibit morphologic alteration that betray their malignant nature. In well differentiated cancers, now जो benign tumors हैं, they are by and large well differentiated, यानी इनको देख के आप इनके ओरिजिनल टिश्यू के बारे में बता सकते हैं। लेकिन जो malignant tumors हैं, they can be well differentiated, they can be moderately differentiated, and they can be poorly differentiated. Okay, so in well differentiated cancers, these features may be quiet. For example, well differentiated adenocarcinoma of thyroid gland. अब आप बताएं कि this is well differentiated, तो it will be like thyroid or it will not be like thyroid? The answer is it will be like thyroid, which means it will still make the chemicals which a thyroid gland makes. So it will be making thyroid hormones. Okay, right? The amount of stromal connective tissue and okay. Now this is about different tumors release different types of connective tissue. Sometimes it is too fibrous and these are called serous tumors. They are very solid hard tumors, okay, because there is a lot of fibrous tissue. So well differentiated हो सकते हैं malignant neoplasms. They can be, मैंने आपको बताया, moderately differentiated and poorly differentiated. If they are poorly differentiated, this is also known as anaplasia. ये टर्म भी समझ में आ गई आपके? Good. Now tumors composed of undifferentiated cells, undifferentiated बोलें या poorly differentiated बोलें या anaplasia बोलें, ये सब एक ही बात है. So undifferentiated, poorly differentiated, anaplasia, equal, same words. Undifferentiated cells are said to be anaplastic, a feature that is reliable indicator of malignancy. So अगर किसी टिश्यू में एनाप्लेजिया मौजूद है तो straight forward you identify this case as a malignant neoplasia rather than benign. Okay, the term anaplasia literally means backward formation, implying de-differentiation. क्योंकि अब ये जो cells हैं, you cannot identify these cells कि ये कौन से टिश्यू से बने. So हम ये कहते हैं कि they have now been de-differentiated, they have now become stem cell like cells. Okay, you cannot identify the mature tissue. So they are anaplastic, they are poorly differentiated, they are de-differentiated. ये सब similar terminologies हैं, so do not confuse them. Have a very good understanding of what we are talking about. Okay,
It is now known, however, that at least some cancer arise from the stem cells in the tissues. In these tumors, failure of differentiation of transformed stem cells rather than de-differentiation, that's an unnecessary line, so don't worry about it. Recent studies also indicate that in some cases, de-differentiation of apparently mature cells occur in carcinogenesis. Yes, de-differentiation is a feature of malignancy. ये बात अभी हमने डिस्कस की. Anaplastic cells often display the following characteristic. अच्छा, एनाप्लास्टिक सेल का हूं या अब मुझे इसके आप दूसरे नाम बताएं. It is also known as undifferentiated cell. It is also known as poorly differentiated cell. It is also known as de-differentiated cells. Okay, they are all the same meaning. इन सेल्स की स्पेशल कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको by definition याद होनी चाहिए. First one of them is pleomorphism. Pleomorphism का मतलब ये है कि कुछ सेल्स बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे. So that change in size and shape of the cell is known as pleomorphism, and it is a characteristic of anaplastic cell. Therefore, it is a characteristic of malignant neoplasm. Okay, because anaplastic cell indicate malignancy. Nuclear abnormalities consisting of extreme hyperchromatism, जिसका मतलब ये है कि nucleus extremely dark stain होता है. There is variation in the nuclear size, and the nucleus becomes so big. Sometimes the ratio of nucleus to cytoplasm is 1:1, so it's a big nucleus in an anaplastic cell. Okay, tumor giant cells. Some cells are so big that under the microscope the pathologists identify these big cells, the giant cells. Okay, atypical mitosis. Usual जब cell divide होते हैं, so there is bipolar mitosis. एक तरफ एक centriole, एक तरफ दूसरा centriole, ये spindle fiber, center में chromosomes. लेकिन sometimes when there is anaplasia, then the cell has multiple centriole poles. So it can be tripolar, quadripolar instead of bipolar. Bipolar is the normal mitosis, but there can be atypical mitosis. For example, there is a cell, इसमें यहाँ भी centriole है, यहाँ भी centriole है, यहाँ भी centriole है, और यहाँ भी centriole है, और ये सारे के सारे spindle fibers release कर रहे हैं और chromosomes को break कर रहे हैं. This is called a quadripolar mitotic figure. Okay, and that is again a characteristic feature of anaplasia. Now, loss of polarity, such that anaplastic cells lack recognizable patterns of orientation to one another. Such cells usually, जैसे thyroid gland है, उसमें there are cells arranged like this, but अगर anaplasia होगा, so cells की organization खत्म हो जाती है. Sometimes they make longitudinal sheets of cells, sometimes they make round nest of cells, so they totally lose their original shape. Okay, right. आगे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को मजीद आगे बढ़ाते हैं. वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स आर लाइकली टू रिटेन द फंक्शनल कैपेबिलिटीज बिकॉज दे आर वेल डिफरेंशिएटेड. तो ये अपने ओरिजिनल ट्यूमर की तरह होंगे. जब ओरिजिनल ट्यूमर के ओरिजिनल टिश्यू की तरह होंगे, नॉट द ट्यूमर, ओरिजिनल टिश्यू की तरह होंगे, सो दे विल स्टिल रिटेन देयर कैपेबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल टिश्यू. सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं. बिनाइन न्यूप्लाज्म्स एंड इवन वेल डिफरेंशिएटेड कैंसर्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स विल स्टिल रिलीज द हार्मोन विच द ओरिजिनल एंडोक्राइन टिश्यू यूज टू रिलीज. फॉर एग्जाम्पल, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमास, ये लिवर में होंगे ना, इफ दे आर वेल डिफरेंशिएटेड दे विल स्टिल प्रोड्यूस व्हाट द लिवर प्रोड्यूसेस, such as bile. They will still function and they will secrete bile because that's the job of the hepatocyte. In other instances, unanticipated function sometimes can also happen. So sometimes it is an anticipated function, यानी हमको पता है कि hepatocellular carcinoma होगा तो it may produce bile. इसी तरह अगर कोई squamous cell carcinoma होगा, so we know it can produce keratin. So ये तो expected है. लेकिन sometimes there are ectopic hormone production. For example, there is a carcinoma in lung. Lung में usually ACTH release नहीं होता, but some lung cancers may produce ACTH, and this is called ectopic hormone production. यानी ACTH is not the place for lung, but it is now being secreted by the lung. So that's called ectopic hormone production, and this is an important concept for paraneoplastic syndrome. जो neoplastic diseases होती हैं, it's a composition of a large group of disorders. उसमें एक प्रॉब्लम पैरानियोप्लास्टिक फिनोमिना का है, which means कि कैंसर के साथ साथ और क्या मसले हैं. सो और इस तरह के मसले हैं, यानी कैंसर तो है ही लंग का, लेकिन देयर विल बी एंडोक्राइन इश्यूज बिकॉज दीज लंग कैंसर्स दे आल्सो सीक्रीट ACTH. दे विल ऑब्वियसली गो एंड परफॉर्म देयर फंक्शन एंड एक्टिवेट द स्टेरॉइड पाथवे. ओके, सो well differentiated tumors usually secrete what their original tissues does.
Also of relevance in the discussion of differentiation and anaplasia is another terminology which is called dysplasia. It refers to disorderly proliferation. What does that mean? Now, dysplastic epithelium is recognized by a loss in the uniformity of individual cells and their architectural orientation. So basically, अगर architecture disturb हो जाए, if there is an architectural disturbance, और इसके लिए ये word use करते हैं, there is an architectural anarchy. So this is known as dysplasia. What does that mean? इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं. Dysplastic cells exhibit considerable pleomorphism, यानी size and shape में differences होते हैं cells के, and often abnormally large hyperchromatic nuclei. Mitotic figures are more abundant than usual and frequently appear in abnormal locations within the epithelium. So it looks like they have many features which are closely resembling to anaplasia, but they are still not anaplasia. This is dysplasia. So there is a difference. अभी बताता हूँ. In dysplastic stratified squamous epithelium, mitoses are not confined to the basal layers where they normally occur, but may be seen thoroughly throughout the epithelium. In addition, there is considerable architectural anarchy. For example, the usual progressive maturation of tall cells in the basal layer of the flattened squamous on the surface may be lost and replaced by disordered hodgepodge of dark basal cells appearing. Now, basically what's happening, if we talk about skin की बात करें, so skin में there are different layers. There is a basal layer which is dividing, then there are superficial layers. What happens in dysplasia कि जो basal layers हैं जो divide होती हैं, जिनमें prominent mitosis होता है, अब सारे cells में prominent mitosis नजर आना शुरू हो जाता है. In different cells you see architectural anarchy, मतलब जो normal architectural pattern है epithelium का वो disturb हो जाता है. So it is beginning to become anaplastic. So dysplasia जो है, it is not a cancerous stage, but it is considered as a pre-invasive stage of cancer. So it is also called carcinoma in situ. यानी अभी कैंसर ने इन्वेड नहीं किया है. देखिए सिलसिला क्या होता है कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियम होती है, ठीक है, और समटाइम्स द एपिथेलियम इज स्ट्राटिफाइड, तो मल्टीपल लेयर्स होती हैं. अब ये जो सारे सेल्स हैं ये बिगड़ना शुरू हो गए हैं, इनकी आर्किटेक्चरल डिस्टर्बेंसेज स्टार्ट हो गई हैं, बट दे हैव येट नॉट इन्वेडेड द बेसमेंट मेम्ब्रेन. इन्होंने बेसमेंट मेम्ब्रेन को अभी इन्वेड नहीं किया है. सो बिकॉज दे हैव नॉट इन्वेडेड, दे आर कॉल्ड प्री इन्वेजिव. प्री इन्वेजिव, इन्वेजिव से पहले का स्टेज है, या इसके लिए दूसरा नाम यूज करते हैं कार्सिनोमा इन साइटू. यानी अभी ये कार्सिनोमा इसी जगह पे सिचुएटेड है, इट हैज नॉट येट क्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो कार्सिनोमा इन साइटू कहिए, डिस्प्लेजिया कहिए, एक ही चीज है, एंड देन इट फर्दर लीड्स टू एनाप्लेजिया. इट इज येट नॉट एनाप्लास्टिक, बट इट इज getting ready to become malignant. Also, it is important to understand that dysplasia is not synonymous with cancer. यानी dysplasia simply cancer नहीं है. Mild to moderate dysplasia that do not involve entire thickness of the epithelium sometimes regress completely. यानी कभी-कभी ऐसे होता है कि epithelium में dysplasia शुरू होता है और फिर absolutely normal हो जाता है. So this is also possible, okay? Because dysplasia is not equal to cancer. Remember this, okay? Dysplasia is an initial stage. यानी आप इसको ऐसे समझ लो कि there will be normal epithelium and normal epithelium may then convert into dysplasia. Dysplasia will then go on to malignancy या anaplasia. So dysplasia is an intermediate stage and sometimes it also regresses, okay? However, dysplasia is often noted adjacent to the frankly malignant neoplasm. यानी अगर एक जगह पे ये malignant tumor है तो इसके आसपास का जो टिश्यू होता है that can become dysplastic, जिसका मतलब ये है कि कुछ अरसे बाद ये भी malignant टिश्यू में कन्वर्ट हो सकता है. So I hope कि आपको ये वाली जो हेडिंग है डिफ्रेंसिएशन और एनाप्लेजिया की अच्छे से समझ में आ गई. You should know what do we mean by well differentiated tumor. You should know what do we mean by poorly differentiated tumor. You should know that the poorly differentiated tumor is also called undifferentiated tumor. It is also called anaplastic tumor. It is also called de-differentiated tumors. Okay. So with all these concepts, let us move on to the next difference between the benign and malignant. Again, इसको बार-बार आपने देखना है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए. So अगर एनाप्लेजिया होगा तो वो malignant tumor है, benign नहीं है. Okay. अगर poorly differentiated है तो वो malignant tumor है, benign नहीं है. So with that, let's move on to the next difference, which is very important between benign and malignant tumor. That is called local invasion. अब ये नाम से ही जाहिर है कि local invasion का मतलब ये है कि there is local invasion. Obviously, यहाँ जो मैंने बात की थी कि there is a basement membrane. Let me redraw the diagram one more time. So all cellular architecture is like this कि there is a basal membrane और इस basal
बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर या बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर देयर आर सेल्स. अब ये सेल्स अगर मैलिग्नेंट हो जाते हैं, सम ऑफ देम स्टार्ट बिकमिंग अ मैलिग्नेंट सेल एंड इट गोज बिजार. सपोज दिस सेल ये मैलिग्नेंट होता है और फिर इसका क्लोन बनता है, ये मल्टीप्लाई होता है. सो दीज सेल्स विल स्टार्ट इन्वेडिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करना शुरू कर देंगे, और जब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, दिस इज व्हाट वी कॉल द लोकल इन्वेजन. द ग्रोथ ऑफ कैंसर इज अकम्पनीड, और दिस इज अगेन द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट टिश्यूज. बिनाइन टिश्यू लोकल इन्वेजन नहीं करते. देयर इज नो लोकल इन्वेजन इन बिनाइन टिश्यूज. ओके, द ग्रोथ ऑफ कैंसर्स इज अकम्पनीड बाय प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन, invasion and destruction of the surrounding tissues, where most benign tumors grow as a cohesive expansile mass that remain localized to their site. So benign tumors, no local invasion. Malignant tumors, local invasion, yes. Because benign tumors grow and expand slowly, they usually develop a rim of compressed fibrous tissue. This becomes the capsule of the benign tissue. Now, that's a normal phenomena. Okay, when the benign tumor, suppose here is a benign tumor and the cells grow and grow and grow and grow and grow and grow, what will happen कि यहाँ सेल का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन जो सराउंडिंग टिश्यू है वो कंप्रेस हो रहा है. उसके कंप्रेशन से सराउंडिंग में एक बाकायदा विजिबल कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल बन जाता है. दिस इज नोन एज द कैप्सूल ऑफ द बिनाइन टिश्यू. क्योंकि ये स्लोली ग्रो करते हैं और इन्वेड नहीं करते, सो दे एक्चुअली मेक अ बॉल ऑफ सेल्स सराउंडेड बाय अ कैप्सूल. ओके, और ये जो इनकैप्सुलेशन है, इट एक्चुअली क्रिएट्स अ वेरी नाइस टिश्यू प्लेन जिस पर सर्जरी हो सकती है और इस पूरे बिनाइन ट्यूमर को निकाला जा सकता है. प्रोसेस नोन एज सर्जिकल इन्यूक्लिएशन. यानी इट्स इजी टू ऑपरेट द बिनाइन ट्यूमर. सोचे ना यार, ब्रेस्ट है, उसमें एक जगह पे लोकलाइज्ड गोला बना हुआ है, साथ में अच्छा सा कैप्सूल है, तो सर्जन ने ब्रेस्ट को ओपन करना है, इसको निकाल लेना है, एंड द सर्जरी इज डन. ओके, मैलिग्नेंट ट्यूमर को निकालना मुश्किल है क्योंकि वो लोकली इधर उधर फैला हुआ होता है. ओके, हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट नॉट ऑल द बिनाइन न्यूप्लाज्म्स आर इनकैप्सुलेटेड. हर एक में कैप्सूल नहीं बनता. सच एज वन टिपिकल एग्जांपल इज द बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द यूट्रस व्हिच इज नोन एज लियोमायोमा. उस लियोमायोमा में देयर इज अ फॉल्स कैप्सूल. लगता है कि कैप्सूल है लेकिन कैप्सूल होता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, द लियोमायोमा ऑफ द यूट्रस इज डिस्क्रीटली डिमार्केटेड फ्रॉम द सराउंडिंग स्मूथ मसल बाय अ जोन ऑफ कंप्रेस्ड एंड एटेन्युएटेड नॉर्मल मायोमेट्रियम, बट देयर इज नो कैप्सूल. इट लैक्स अ कैप्सूल. अ फ्यू बिनाइन ट्यूमर्स may neither be encapsulated nor discretely defined. Lack of demarcation, यानी ये जो हम रूल पढ़ रहे हैं कि they are well demarcated, ये 100% of the cases में ठीक नहीं होता. Obviously, tumors do not follow the rules set by the humans. They can be, most of the times they are encapsulated, but they cannot be encapsulated. They may be, haphazard and not a mass of ball as we are discussing right now. So there can be some exceptions like this, okay? Next to the development of the metastasis, invasiveness is the feature that most reliably distinguishes cancers, yani malignant neoplasia, from benign. So if there is local invasion present, local invasion microscope पे दिख जाती है. So if there is local invasion like this, these are local invasion, so you can see that on the microscope, and this is indicative of malignant tumors. Cancers lack well-defined capsules, so malignant tissues में well-defined capsule नहीं होता. There are instances in which a slowly growing malignant tumor deceptively appeared to encase by the stroma of the surrounding. So there can be a false capsule, but actually it is not. जब माइक्रोस्कोपी पे देखते हैं तो वो locally invade कर रहा होता है. Okay, it is infiltrating the adjacent structures. This infiltrative mode of growth makes it necessary to remove a wide margin of the surrounding normal tissue as well when the surgery is done. Surgical pathology carefully examine the margins of resected tumor to ensure that they are devoid of cancer cells. Now, and this whole discussion makes sense because if you look at this diagram, for example, तो यहाँ पे अगर मुझे सर्जरी करनी है तो मैं सिर्फ ये ट्यूमर मास नहीं रिमूव करूंगा, मुझे ये पूरा भी रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ट्यूमर इन्फिल्ट्रेट किया है. अब इसमें ये सारा तो चलो ट्यूमर एरिया है, ये मुझे निकालना ही है, लेकिन मुझे ये नॉर्मल भी निकालना होगा क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ तक इसने इन्वेट किया है. सो
प्राइमरी ट्यूमर तो हम निकालते ही हैं, साथ में देयर इज वाइड लोकल एक्सीजन, एक बड़ा लोकली इन्वेडेड एरिया भी निकालते हैं जिसमें बहुत सारा नॉर्मल टिश्यू भी निकल जाता है। इसीलिए अगर किसी को मैलिग्नेंट ब्रेस्ट ट्यूमर है तो एक्चुअली किसी ज़माने में तो स्ट्रेट अवे कंप्लीट टोटल मेस्टेक्टमी करते थे, पूरा ब्रेस्ट निकाल लेते थे। अब मॉडिफाइड मेस्टेक्टमी की जाती है। सो मॉडिफाइड मेस्टेक्टमी में भी काफ़ी सारा सराउंडिंग नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू निकाल दिया जाता है। सो अब तक देखें, वी आर नाउ अक्यूमुलेटिंग differences between benign and malignant tissue. So अगर हम पहले डिफरेंस की बात करें तो benign, मैं यहाँ पे benign लिख देता हूँ और यहाँ पे malignant लिख देता हूँ। So पहली चीज़ जो हमने पढ़ी वो ये कि benign tumors were well differentiated, malignant tumors were usually poorly differentiated, they were anaplastic, they were de-differentiated, ये सारे टर्म्स थे। फिर हमने बात की लोकल इन्वेजन। बिनाइन कैप्सूल में नो लोकल इन्वेजन और मैलिग्नेंट टिश्यूज में देयर इज लोकल इन्वेजन। मैंने आपसे कहा था कि 3 आपको मैं डिफरेंसेस बताऊंगा। पहला जो था वो रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन था, दूसरा जो था दैट वाज रिलेटेड टू लोकल इन्वेजन, बिनाइन में नहीं होती, मैलिग्नेंट में होती है। एंड द थर्ड डिफरेंस जो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग में, दैट इज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब ये है कि जब ट्यूमर सेल्स अपने प्राइमरी जो टिश्यू है जहां पे वो ट्यूमर ओरिजिनेट किया है वहां से निकलकर दूर दराज इलाकों में चले गए, यानी बोन्स में चले गए, ब्रेन में चले गए, अगर ब्रेस्ट ट्यूमर है तो वो थायराइड में चला गया। सो सच long distant travel is known as metastasis, and metastasis is present yes only in the malignant tissue, never in the benign tissue. तो ये 3 important characteristics हैं। अगर आप ट्यूमर में देखेंगे वो well differentiated है, it's going to be benign 100% of the times नहीं, most of the times आपको दूसरे characters भी देखने पड़ेंगे क्योंकि malignant tissue भी well differentiated हो सकते हैं। okay, so that's one of the features. अगर कोई local invasion नहीं है then it is benign, अगर मेटास्टेसिस नहीं है then it is benign. So benign and malignant में differentiate करना is not a big deal for you now. अब मेटास्टेसिस की थोड़ी बात करते हैं। मेटास्टेसिस is defined by the spread of a tumor to the sites that are physically discontinuous with the primary tumor. यानी ट्यूमर ब्रेस्ट टिश्यू का है लेकिन वो मेटास्टेसाइज करके चला गया क्रेनियम की बोन्स में। सो क्रेनियम कहाँ, ब्रेस्ट टिश्यू कहाँ, तो इसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस। ओके, एंड अनइक्विवोकली मार्क्स अ ट्यूमर एज मैलिग्नेंट। अगर मेटास्टेसिस है it can never be benign tissue, it is always malignant tissue. Okay, as by the definition of benign neoplasm, they do not metastasize. Benign tumors never ever metastasize, right? The invasiveness of cancers permit them to penetrate into the blood vessels, lymphatics, and the body cavities, providing opportunities of spread. Overall, approximately 30% of the patients with newly diagnosed solid tumors present with a spread, which is metastasis. Okay, so 30% is a big number. So most patients are presenting to the clinic with metastasis if they have malignant tumor. और ये metastasis की सारी स्टोरी ये है कि सपोज यहाँ पे ट्यूमर सेल्स हैं तो ट्यूमर सेल्स के आसपास यहाँ पे लिम्फेटिक्स भी हैं और यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी हैं, और अगर वो GI ट्रैक्ट है तो आसपास पेरिटोनियल कैविटी भी है। तो व्हाट हैपेंस कि ट्यूमर सेल्स बाकायदा इन्वेड करके इन लिम्फेटिक्स में एंटर हो जाते हैं। अब ये लिम्फेटिक इसको लेके जाएगी बराबर वाले लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड में भी लिम्फ नोड भी अफेक्ट हो जाएगा, ये लिम्फ नोड ड्रेन करेगा एक और लिम्फ नोड में, तो ये वहां पे ट्यूमर सेल्स पहुंच जाएंगे। तो ट्यूमर सेल यहां से निकले ब्रेस्ट टिश्यू से, सपोज लिम्फेटिक में एंटर हुए, एक लिम्फ नोड दूसरा लिम्फ नोड, अल्टीमेटली सारा लिम्फेटिक कहां ड्रेन करता है, वेन्स में, और वेन्स कहां जाती हैं, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाता है, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है, लंग्स में, तो ट्यूमर सेल्स लंग्स में पहुंच गए। लंग से ब्लड वापस कहां आता है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है, पूरी बॉडी में, तो पूरी बॉडी में ये ट्यूमर सेल्स घूम रहे हैं। अब तो ये जो पूरी बॉडी में ट्यूमर सेल्स घूम रहे हैं, they can go and settle into the bones, they can go and settle into prostate, they can go and settle into anywhere, brain, thyroid, anywhere. So वो ट्यूमर जो सिर्फ ब्रेस्ट में था अब इस इन्वेजन की वजह से लिम्फेटिक्स के जरिए पूरी बॉडी में फैल गया। एंड सिमिलर कैन हैपन विद द ब्लड वेसल्स। सपोज द ट्यूमर नाउ एंटर्स द वेन डायरेक्टली, नाउ द वेन विल गो इनटू द राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, to left atrium to left ventricle to the whole body. So this is called distant metastasis. इसीलिए जो malignant ट्यूमर के पेशेंट्स होते हैं उनमें CT स्कैन करवाते हैं to make sure कि बॉडी में कहाँ कहाँ ट्यूमर फैला हुआ है। Okay? In general, the more anaplastic and larger the primary neoplasm, the more likely the metastatic spread.
Okay, but there are always exceptions. Extremely small cancers have been known to metastasize. Conversely, some large cancers do not metastasize. For example, basal cell carcinoma of the skin and most primary tumors of the central nervous system are highly locally invasive, but they rarely metastasize. So that's a good news. It is evident that the properties of the local invasion and metastases are sometimes separable. So that's an important line. A special circumstance involves so-called blood cancers, the leukemias and lymphomas. These tumors are derived from the blood-forming cells that normally have the capacity to enter the bloodstream and travel to the distant site. As a result, with only rare exceptions, leukemia and lymphomas are taken to be disseminated disease at the diagnosis. So, obviously, हम जब solid malignancy की बात करते हैं, solid malignancy का मतलब ये है कि solid tumor में malignancy, such as breast tissue is a solid malignancy, liver is a solid malignancy, lung is a solid malignancy, colon is a solid malignancy. But leukemia and lymphomas, भाई ये तो ब्लड ही के ट्यूमर हैं, तो पूरी बॉडी में वैसे ही घूम रहे होते हैं. So they are disseminated already. Okay, all right. Next जो हम बात करेंगे वो है malignant neoplasms disseminate by one of the three pathways: seeding into the body cavities. So अगर GI tract का tumor है, for example, it will directly enter into the peritoneum. Tumors can directly enter into the peritoneal cavity and they can spread through the peritoneal cavity. The second is the lymphatics, जो मैंने अभी यहाँ बहुत डिटेल में आपको समझाया था. Lymphatics में enter हो जाएंगे. And the third one is the blood spread. They can enter directly into the bloodstream. Okay, a spread by seeding occurs when the neoplasm invade a natural body cavity. This mode of dissemination is particularly characteristic of cancers of the ovary, which often cover the peritoneal surface. The implants literally may glaze all the peritoneal surface. तो पूरे peritoneum के अंदर tumor cells फैल जाते हैं. Neoplasms of the central nervous system, such as medulloblastoma or ependymoma, may penetrate the cerebral ventricles and carried by the CSF to rampant the meningeal surfaces. So this is how they can, seed the nearby cavities. Lymphatic spread की मैंने आपसे सारी डिटेल में बात कर ली है. Is more typical of carcinomas, whereas hematogenous spread is more favored by sarcomas. Now, there are numerous interconnections, however, between the lymphatic and the vascular system, so all forms of cancer may disseminate through either or both the systems. The pattern of lymph node involvement depends principally upon the site of the primary neoplasm and the natural pathway of the local lymphatic drainage. Lung carcinomas arising in the respiratory passages metastasize first to the regional bronchial lymph nodes and then to the tracheobronchial and then to the hilar. That's simple. यानी अगर लंग में कैंसर है तो वो सबसे पहले जहां वो ड्रेन करता है ना लंग, यानी इस एरिया में अगर ट्यूमर है तो ये अपने नॉर्मल ड्रेनिंग लिम्फ नोड में ही जाएगा ये ट्यूमर, और यहाँ से फिर वो अगले लिम्फ नोड में जाएगा, वहाँ से फिर अगले लिम्फ नोड में जाएगा, अल्टीमेटली ये वेनस सिस्टम में ड्रेन हो जाएगा, जैसे कि सारे का सारा लिम्फ ड्रेन करता है. कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट यूजुअली अराइज इन द अपर क्वाड्रेंट एंड द फर्स्ट स्प्रेड इज टुवर्ड्स द एक्सिलरी लिम्फ नोड. So that's simple. Okay. Thereafter, in both instances, the supraclavicular and infraclavicular nodes may be seeded. In some cases, the cancer cells seem to travel in the lymphatic channels within the immediate proximate nodes to be trapped in the subsequent lymph nodes, producing the skip metastasis. The cells may traverse all of the lymph node ultimately to so ये सारी कोई नई बात नहीं बता रही हो, सब वही जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. They can settle down in the lymph node, तो lymph node भी affect हो जाएगा. They can affect the next lymph node in line, और फिर वेनस सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. Now this is important terminology. Sentinel lymph node is the first lymph node that receives lymph flow from the primary tumor. यानी अगर ये लंग कैंसर की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे ट्यूमर है तो पहला लिम्फ नोड जिसमें ये ट्यूमर सेल्स एंटर होंगे, दिस फर्स्ट लिम्फ नोड इज नोन एज द सेंटिनल लिम्फ नोड. इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इंजेक्शन ऑफ ब्लू डाइज और रेडियो लेबल्ड tracers near the primary tumor. Biopsy of the sentinel lymph node allows determination of the extent of the spread of the tumor and can be used for planning the treatment. This is done per-operatively. Per-operative का मतलब है ऑपरेशन के दौरान. So when the surgeon is performing the surgery, what they do is usually छोटा सा डाई इंजेक्ट कर देते हैं और फिर जो ट्यूमर है यहाँ पे उसका बायोप्सी लेके फ्रोजन सेक्शनिंग करके उसी वक्त पैथोलॉजिस्ट देख के बताता है कि लिम्फ नोड इन्वॉल्व है या नहीं. अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है, सपोज ये ब्रेस्ट टिश्यू है, से फॉर एग्जांपल दिस इज द ब्रेस्ट टिश्यू और यहाँ पे ट्यूमर है और यहाँ पे लिम्फ नोड है, तो चेक करते हैं डाई डाल के और इसको माइक्रोस्कोप में देख के इसमें ट्यूमर है या नहीं है. अगर इसमें ट्यूमर नहीं है फॉर एग्जांपल, सो इट मीन्स आगे भी ट्यूमर नहीं होगा,
दैट्स सिंपल टू से, बिकॉज अगर आगे किसी लिम्फ नोड में ट्यूमर होगा तो यहीं से होके गया होगा ना, तो सबसे पहले इसमें है ही नहीं। अब जब इसमें है ही नहीं तो इसका मतलब दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द पेशेंट। लेकिन अगर इसमें ट्यूमर है तो फिर अगला लिम्फ नोड चेक करते हैं, फिर अगला उस वक्त तक लिम्फ नोड चेक करते हैं जहाँ तक फिर ट्यूमर सेल्स नहीं होते। ओके, और उस हिसाब से उतनी ही वाइड एक्सीजन करनी पड़ेगी, उतनी ही वाइड सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर पहले लिम्फ नोड में ट्यूमर नहीं है तो इतनी सर्जरी काफ़ी है, लेकिन अगर वहाँ तक लिम्फ नोड्स अफेक्टेड हैं तो फिर ये सारा एरिया रिमूव करना पड़ेगा। दैट्स सॉर्ट ऑफ स्टोरी। ओके, now of note, although enlargement of the nodes near the primary neoplasm should arouse concern for metastatic spread, it does not always imply cancer involvement. The necrotic product of the neoplasm and tumor antigens often evoke immune response which leads to lymphadenitis. Sometimes ऐसा लगता है कि patients में हमेशा lymph node involve हो रहे हैं, यानी जब patient की examination करते हैं, suppose a cancer patient comes to you in the clinic और breast cancer आपको उसमें suspected है और आप उसके axillary lymph nodes की examination करते हैं और axilla में lymph nodes बड़े बड़े मिलते हैं। अब आपको ये लग रहा है कि भाई कैंसर यहाँ स्प्रेड हो गया, लेकिन maybe it's just simple inflammation of lymph nodes because of involvement of huge inflammatory processes going on। और हिस्टोपैथोलॉजी पे ये पता चल जाएगा, पैथोलॉजीज आपको बता देगा कि वो इन्फ्लेमेशन है lymph node की या उसमें ट्यूमर्स हैं। Okay, while hematogenous spread is favored pathway for sarcomas, carcinomas use it well। मतलब ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि सार्कोमा हमेशा ब्लड से जाएगा, ऐसा नहीं है। एनीथिंग कैन गो फ्रॉम वाया द लिम्फेटिक पाथवे, एनीथिंग कैन गो वाया द हेमाटोजेनस स्प्रेड, सो दैट्स सिंपल स्टफ। एज माइट बी एक्सपेक्टेड, arteries are penetrated less readily than our veins. With venous invasion, the blood-borne cells follow the venous flow, draining site of the neoplasm with the tumor cells। और कैपिलरी से होते हुए वो सारा मैंने आपको सिस्टम बताया कि वेन से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, देन lungs, then left atrium, then left ventricle, then to the whole body. So this is how it spreads hematogenously. Okay, right, so I hope these concepts are now well understood. Let me clean this so that हम ये पैराग्राफ देख लें इसमें क्या चीज़ मौजूद है। The last paragraph for this heading: certain carcinomas have a propensity to grow within the veins. Renal cell carcinoma often invade the renal vein to grow in a snake-like fashion up to the inferior vena cava. Now imagine this is kidney, renal vein, और ये कैंसर ग्रो कर रहा है up to the inferior vena cava, ट्यूमर स्नेक की तरह पूरा ब्लॉक कर देगा उसको। ठीक है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ऑफन पेनिट्रेट एंड ग्रो विद इन द रेडिकल्स ऑफ द पोर्टल एंड hepatic veins. So yeah, tumor can grow anywhere, also inside the veins. Simple concept. Many observations suggest that anatomic localization of neoplasm and its venous drainage cannot wholly explain the systemic distribution of the metastasis. For example, prostatic carcinoma preferentially spread to the bone. This is an important one. This is important. अच्छा, ये एक रूल है कि some cancers have more attraction towards some tissue. For example, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि जो प्रोस्टेटिक कैंसर है, it preferentially settles down in the bone. Bronchogenic carcinoma settles down in the adrenal gland and brain, and neuroblastoma settles down to liver and bones. यानी ये particular कैंसर्स का ऐसा लगता है कि साइट ऑफ इंटरेस्ट है कि भाई मैं बोन में जाके सेटल हो जाऊंगा और वहां मेटास्टेसिस करूंगा। हालांकि ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है ना, तो वो ट्यूमर सेल्स तो पूरी बॉडी में जा रहे हैं और वो कहीं भी सेटल हो सकते हैं, लेकिन समटाइम्स दे हैव स्पेसिफिक एरियाज ऑफ सेटलमेंट। ये अभी इतना ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, बट इट इज़ अंडरस्टूड कि कुछ रिसर्च इस पर अवेलेबल है कि सम ट्यूमर्स हैव सम पर्टिकुलर प्रोटीन मार्कर्स जिनके रिसेप्टर्स बोन में है फॉर एग्जांपल, तो ये बोन में ही जाके अटैच होते हैं और वहीं जाके प्रोलिफरेट करते हैं। सो इनकी मेटास्टेसिस बोन में कॉमन है, बट दिस इज नॉट फुली अंडरस्टूड एरिया। ओके, Conversely, skeletal muscles, although rich in capillaries, are rarely the site of tumor. यानी मसल्स में मेटास्टेसिस यानी कोई भी ट्यूमर सेल मसल में आके सेटल होने को तैयार नहीं है। Okay, why we don't know. Thus, numerous features of tumors usually permit the different. Wow, this after all the long video, now we know how to differentiate between benign and malignant tumors. One more time, and then we stop the video. Benign tumor versus malignant tumor. 3 differences हैं. Number 1, number 2, and number 3. Number 1, benign tumors are well differentiated, capsulated. They are usually poorly differentiated or anaplastic or de-differentiated. Okay, de-differentiated. Benign tumors do not look
locally invade. So local invasion, no. और यहाँ पे local invasion, yes. Benign tumors do not metastasize to the distant location, while the malignant tumors metastasize. Yes. Okay. So these are the differences by which you can tell if a tumor is benign or malignant. So that's all about this video. Next video में अब आपसे मुलाकात होगी and we will discuss about cancer epidemiology. यानी दुनिया के कौन से हिस्से में कितना कैंसर है, किसकी डेथ रेशियो ज्यादा है, वगैरह वगैरह वगैरह. For now, let me end the video. आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा.